घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले अलवर से। अलवर जिले में खरेली नाम का गांव पड़ता है और इसी खरेली गांव में रहने वाला मनोज कुमार जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर होता है। वह ट्रक चलाया करता था, अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था। लेकिन मनोज कुमार के अंदर सबसे बड़ी दो कमियां होती है। एक तो वह शराब पीने का आदी होता है, दूसरी गलती यह होती है कि वह गैर महिलाओं में ज्यादा दिलचस्पी रखा करता था। मनोज कुमार लंगोट का ढीला होने की वजह से जितने भी पैसे कमाया करता था उन सारे पैसों को गैर औरतों पर उड़ा दिया करता था। अब इसके परिवार में इसकी धर्म पत्नी भी होती है जिसका नाम उर्वशी होता है। उर्वशी भी कुछ कम नहीं होती है। उर्वशी को सजने संवरने का बड़ा चाव होता है। वह नए नए कपड़े खरीदने की काफी शौकीन होती है, नए नए गहने पहनने की भी शौकीन होती है। लेकिन कपड़े तो उसको फिर भी मिल जाया करते थे, लेकिन उसको गहने नहीं मिला करते थे। वह पिछले 3 साल से अपने पति मनोज कुमार को सिर्फ एक ही बात कहती थी कि मेरे लिए एक सोने की चैन खरीद कर दे दो। लेकिन इसका पति मनोज कुमार अपनी पत्नी की बातों को एक कान से सुनता था और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करता था। दिन गुजरते चले जाते हैं, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। आखिरकार एक तारीख आ जाती है, 6 अक्टूबर 2025 का दिन। शाम के 6 बजे के आसपास मनोज कुमार अपनी पत्नी उर्वशी के पास फोन कॉल करता है। उर्वशी को कहता है कि आज मैं गांव में आ रहा हूँ। उसी समय उर्वशी बेहद खुश हो जाती है। उर्वशी अब सोचने लगती है कि आज के समय में उसका पति उसके लिए एक सोने की चैन जरूर लेकर आएगा। लेकिन उसका यह सारा सपना टूटने वाला होता है। दूसरी तरफ मनोज कुमार जैसे ही गांव के नजदीक अपना ट्रक लेकर पहुंचता है तो पास के ही ठेके पर चला जाता है। वहां से शराब खरीदता है, शराब भी पी लेता है। शराब पीने के बाद वह गांव के बिल्कुल नजदीक आकर अपने ट्रक को रोक देता है। पास में ही एक मेडिकल शॉप की दुकान होती है। वहां मेडिकल शॉप पर जाता है, वहां से कुछ कंडोम भी खरीद लेता है। कंडोम खरीदने के बाद वह सीधे ही अपने ट्रक को लेकर अपने घर के ठीक सामने आ जाता है। मनोज कुमार जैसे अपने घर के अंदर प्रवेश करता है तो इसकी पत्नी उर्वशी बेहद खुश हो जाती है। उर्वशी का सिर्फ एक ही सपना था कि आज उसके लिए उसका पति सोने की चैन खरीद कर लाया होगा। लेकिन जैसे ही मनोज कुमार घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी पत्नी उसको देखती है कि वह शराब के नशे में धुत होता है और उसके हाथ में एक कॉन्डोम का पैकेट भी होता है। उर्वशी अपने पति मनोज को पूछने लगती है कि आज भी तुम मेरे लिए सोने की चैन नहीं लाए होंगे। मनोज कहने लगता है कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं बचे थे, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए सोने की चैन नहीं खरीद पाया हूँ। लेकिन अगले 6 महीनों के अंदर मैं तुम्हारे लिए सोने की अच्छी सी चैन खरीद कर तुम्हें दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर उर्वशी के सारे सपने टूट जाते हैं। उर्वशी को इस बात पर काफी गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद इसका पति मनोज कुमार इसको कहने लगता है कि चलो कमरे में जाकर थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं। लेकिन इसकी पत्नी उर्वशी देवी इसके हाथ से कॉन्डोम का पैकेट छीनती है और उसको आग के अंदर जला देती है और कहती है कि तब तक मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजारूंगी जब तक तुम मेरे लिए सोने की चैन खरीद कर नहीं लाओगे। और इस तरह से इसका पति काफी गुस्से में आ जाता है और गुस्से का वशीभूत होकर अब इसका पति मनोज कुमार इसको पकड़कर कमरे के अंदर ले जाता है और इसके साथ अपना वक्त गुजार लेता है। लेकिन आज मनोज कुमार ये गलती कर जाता है कि अपना वक्त गुजारते समय उसने अपनी पत्नी के साथ जब वक्त गुजारा तो आज कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं किया था और कॉन्डोम का इस्तेमाल न करने की गलती ये दोनों कर जाते हैं, जिसका हर्जाना आगे चलकर इन दोनों पति पत्नी को भुगतना पड़ जाता है। इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है। दोनों पति पत्नी अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। सुबह हो जाती है तो सुबह के समय इसका पति खाना खाने के बाद अपना ट्रक लेकर अपने घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसकी पत्नी उर्वशी देवी सोचने लगती है कि उसका पति तो उसको जीवन भर सोने की चैन खरीद कर नहीं देने वाला है, अब तो उसको ही सोने की चैन खरीदनी पड़ेगी। और इस तरह से इसकी पत्नी उर्वशी देवी गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। उर्वशी देवी अब अपनी खुशियों को कहीं और तलाशना शुरू कर देती है। वह ऐसे इंसान की तलाश करने में लग जाती है जो उसकी खुशियों का ख्याल रख सके, उसके लिए नए नए कपड़े खरीद सके और उसके लिए अच्छे अच्छे गहने खरीद सके। दिन गुजरते चले जाते हैं। 2-3 दिन का वक्त गुजरने के बाद इसके घर पर इसकी एक पड़ोसन आ जाती है। उस पड़ोसन का नाम गायत्री देवी होता है। गायत्री जैसे इसके घर के अंदर प्रवेश करती है तो उर्वशी की नजर गायत्री के गले पर पड़ जाती है। गायत्री ने एक बहुत मोटी सोने की चैन गले में पहन रखी थी। अब जैसे उर्वशी इसके गले में सोने की चैन को देखती है तो उर्वशी अपनी इस पड़ोसन गायत्री देवी को कहने लगती है कि गायत्री, तुम्हारा पति एक ट्रक ड्राइवर है, वह भी मेरे पति की तरह ट्रक चलाता है, लेकिन तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए सोने की चैन कैसे खरीद ली है। गायत्री जैसी उर्वशी की इन बातों को सुनती है तो गायत्री कहने लगती है कि मेरा पति भी तेरे पति जैसा ही है, उसने मुझे भी कभी सोने का कोई भी आभूषण खरीद कर नहीं दिया है। लेकिन उर्वशी कहती है कि तूने सोने की चैन कहाँ से खरीदी है। अब इस तरह से गायत्री देवी अपनी पूरी पोल पट्टी खोलते हुए उर्वशी को कहने लगती है कि ये चैन मेरे पति ने नहीं खरीदी है,
बल्कि ये तुम्हें गांव के सुनार सुभाष ने मुझे दी है, क्योंकि सुभाष सुनार मुझे रात के समय अपने घर पे बुला लेता है और उसने मुझे ये चैन गिफ्ट में दे दी है। अब जैसे ही उर्वशी देवी गायत्री की इन सारी बातों को सुनती है तो उर्वशी भी इस बात को सोचने लग जाती है कि क्यों न मैं इस सुभाष सुनार को अपने जाल में फंसा लूं। जैसे ही मैं उसको जाल में फंसा लूंगी तो फिर मेरी भी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से उर्वशी अब गलत फैसला उठा लेती है। थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद गायत्री देवी इसके घर से बाहर चली जाती है और फिर इसके बाद उर्वशी शाम के 5 बजे के आसपास अपने घर का दरवाजा बंद करती है और फिर सुभाष सुनार की दुकान पर चली जाती है। सुभाष की दुकान पर कोई भी दूसरा या तीसरा ग्राहक उस समय नहीं होता है और जैसे ही महिला उसकी दुकान के अंदर प्रवेश करती है और सुभाष सुनार की नजरें जब इस महिला उर्वशी पर पड़ती है तो सुभाष सुनार अपना आपा खो बैठता है। इसकी सुंदरता को देखकर उसकी नीयत में कमी आ जाती है। सुभाष सुनार लंगोट का ढीला होता है। लंगोट का ढीला होने की वजह से वह इस महिला को कहने लगता है कि उर्वशी तुम काफी दिनों बाद मेरी दुकान पर आई हो। उर्वशी हंसते मुस्कुराते हुए सुभाष सुनार को कहती है कि मुझे एक सोने की चैन खरीदनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब जैसी पैसों वाली बात सामने आती है तो सुभाष सुनार उसी समय सारी बातों को समझ जाता है। सुभाष सुनार कहने लगता है कि तुम्हें पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सोने की चैन फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। उर्वशी भी ये सारी बातें सोचकर इसके दुकान पर आई थी। उर्वशी सुभाष सुनार से भी 4 कदम आगे होती है। अब सुभाष सुनार कहने लगता है कि मैं तुम्हें सोने की चैन जरूर दे सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। और इस तरह से उर्वशी कहने लगती है कि आज रात तुम मेरे घर पर आ जाना, लेकिन तुम जब भी मेरे घर पर आओगे तो सोने की चैन जरूर लेकर आना। और इस तरह से सुभाष सुनार मान जाता है और इस काम को करने के लिए वो तैयार हो जाता है। उर्वशी देवी खुश होकर अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वह अपने कामकाज में व्यस्त हो जाती है। रात होने का इंतजार किया जाता है। जैसे ही रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर उर्वशी देवी सुभाष सुनार के पास फोन कॉल करती है। सुभाष को बोला जाता है कि अगर तुम बहती गंगा में डुबकी लगाना चाहते हो तो जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, लेकिन घर पर आने से पहले सोने की चैन जरूर साथ में ले आना। सुभाष सुनार उसी समय अपने घर से अपनी पत्नी को झूठ बोलकर और अपनी दुकान से एक सोने की चैन लेकर उसी समय अपने घर से बाहर निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद सुभाष सुनार इसके घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देने लग जाता है और फिर ये महिला उर्वशी देवी घर का दरवाजा खोल देती है। उर्वशी देखती है कि सुभाष सुनार सोने की चैन हाथ में लिए इसके घर के सामने खड़ा होता है। उर्वशी अब सोचने लगती है कि उसके सारे अरमान पूरे हो चुके हैं। इसके बाद उर्वशी देवी सुभाष सुनार को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर उर्वशी देवी सुभाष सुनार के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाती है। ये दोनों अपनी ही मर्जी से इस गलत काम को करते रहते हैं और ये इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। और जैसे ही दोनों के मन की खुशी दोनों को मिल जाती है तो इसके बाद ये महिला उर्वशी देवी सुभाष सुनार को कहने लगती है कि मुझे सोने की चैन जल्दी से दे दो। और फिर सुभाष सुनार इसको सोने की चैन दे देता है। सुभाष सुनार कहने लगता है कि अब तो मैं तुम्हारे घर पर आता जाता रहा करूंगा। उर्वशी भी अपने मन में सोचने लगती है कि अब तो उसको सुभाष सुनार का साथ मिल चुका है, उसकी सारी गहनों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन उर्वशी नहीं जानती थी कि भविष्य में चलकर आगे उसके साथ क्या होने वाला है। आज के समय में तो ये सुनार इसके साथ वक्त गुजार लेता है और रात के ही समय में इसके घर से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ आ जाता है। इस तरह से उर्वशी देवी अब खुश रहने लग जाती है। जब भी उर्वशी को मौका मिलता था, समय मिलता था, वही सुभाष सुनार के पास फोन कॉल किया करती थी और सुभाष सुनार इसके घर पर आ जाया करता था। दोनों मिलकर अपना वक्त गुजार लेते थे और फिर सुभाष सुनार इसको कुछ पैसे देता था और फिर उसी उससे पैसे लेकर अपना समय गुजारने में व्यस्त हो जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक तारीख आ जाती है 20 अक्टूबर 2025 का दिन। शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त होता है और उर्वशी का पति मनोज कुमार अपने ट्रक के अंदर बैठा हुआ था। आज उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम मनीराम होता है। मनीराम भी एक पेशे से ट्रक ड्राइवर होता है, लेकिन मनीराम बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का होता है। अब मनोज कुमार उस मनीराम को कहने लगता है कि चलो आज मेरे घर पर चलते हैं और तुम रात मेरे साथ ही गुजार लेना। मनीराम भी मान जाता है और फिर रात के करीब 8 बजे के आसपास मनोज कुमार अपने दोस्त मनीराम को लेकर अपने घर में आ जाता है। मनीराम जैसे इस घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि मनोज कुमार की पत्नी उर्वशी काफी खूबसूरत महिला है और उसकी खूबसूरती को देखकर मनीराम की भी नीयत में कमी आ जाती है। मनीराम सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतनी खूबसूरत महिला मनोज कुमार के घर के अंदर है, लेकिन मनोज कुमार फिर भी कहीं और अपना दिल लगाता है। लेकिन वहां पर मनीराम अपने दोस्त को कहने लगता है कि चलो बैठकर कुछ देर तक शराब पीते हैं और इस तरह से
इसका दोस्त भी मान जाता है और फिर ये दोनों बैठकर घर के अंदर ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। मनोज कुमार अपनी पत्नी उर्वशी को कहता है कि हम दोनों के लिए तुम खाना तैयार कर दो, और इस तरह से उर्वशी देवी खाना बनाने लग जाती है। लेकिन मनीराम और उसका दोस्त मनोज कुमार लगातार शराब पीते रहते हैं। शराब पीते पीते मनोज कुमार इतनी शराब पी लेता है कि जिसके कारण उसको गहरा नशा हो जाता है, और ज्यादा शराब पीने के कारण जब उसको गहरा नशा हो जाता है तो मनोज कुमार खाना खाने से पहले ही अपनी चारपाई पर लेटकर गहरी नींद में सो जाता है। अब मनीराम मौका तलाशने लग जाता है। मनीराम अपने दोस्त की पत्नी उर्वशी को कहने लगता है कि भाभी, मेरा ये जो दोस्त है ये तो गहरी नींद में सो चुका है, ये सुबह से पहले इसकी आंख खुलने वाली नहीं है, लेकिन मैं अपने घर पर जाना चाहता हूँ। लेकिन उर्वशी देवी का इरादा भी कुछ और होता है। उर्वशी मनीराम को कहने लगती है कि तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आज की रात मेरे घर पर गुजार सकते हो। अब जैसी ये बात कही जाती है तो मनीराम उर्वशी का इरादा समझ जाता है। मनीराम कहने लगता है कि देखो भाभी, घर में हम दोनों अकेले हैं और मेरा दोस्त गहरी नींद में सो चुका है और मैं तुम्हारे साथ अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ। उर्वशी भी कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम भी बहती गंगा में डुबकी लगाना चाहते हो तो डुबकी लगा सकते हो, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। उर्वशी कहती है कि तुम्हें 5,000 रुपये इसी समय मुझे देने पड़ेंगे। मनीराम के पास पैसे होते हैं, मनीराम का कोई अपना परिवार भी नहीं होता है, और इस तरह से मनीराम उसी समय अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाल कर उर्वशी को दे देता है। उर्वशी को लालच आ जाता है और इस तरह से उर्वशी खुद ही अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद करती है और फिर मनीराम को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। और आज की पूरी रात इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं, और ये गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं जब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। और इस तरह से जैसे दोनों के मन को खुशी मिल जाती है तो फिर मनीराम कहने लगता है कि भाभी, अब तो मैं तुम्हारे घर पर आता जाता रहूंगा। और इस तरह से मनीराम और इस उर्वशी का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पूरी रात गुजर जाती है। आज की पूरी रात मनीराम इसी घर में गुजार लेता है। जैसे ही अगली सुबह होती है तो फिर मनीराम अपने दोस्त मनोज कुमार को कहने लगता है कि चलो काम पर भी चलना है, और इस तरह से मनीराम और मनोज कुमार दोनों खाना खाने के बाद अपना ट्रक लेकर अपने काम पर निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उर्वशी ने दो व्यक्तियों को एक ही समय में अपने इश्क के जाल में, अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था। अब तो जब भी उर्वशी का मन करता था वह सुभाष सोनार को अपने घर पर बुला लेती थी, या फिर इस मनीराम ट्रक ड्राइवर को अपने घर पर बुला लेती थी और अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लेती थी। इनसे कुछ पैसे भी ले लिया करती थी। लेकिन ये महिला नहीं जानती थी कि आगे चलकर भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। दिन गुजरते चले जाते हैं और इस तरीके से एक तारीख आ जाती है। 5 नवंबर 2025 का दिन शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त होता है। उर्वशी देवी अब सुभाष सोनार के पास फोन कॉल करती है। सुभाष सोनार को बोला जाता है कि मुझे 10,000 रुपयों की सख्त जरूरत है, अगर 10,000 रुपये मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। सुभाष सोनार कहने लगता है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन इस समय मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे घर पर आते समय कोई भी देख सकता है। उर्वशी कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम पैसे लेकर रात के समय मेरे घर पर आ जाना। इस तरह से उर्वशी देवी बेहद खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सुभाष सोनार भी खुश हो जाता है। रात होने का इंतजार किया जाता है। जैसे ही करीब रात के 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सुभाष सोनार अपने घर से बाहर निकलता है। थोड़ी देर के बाद वह उर्वशी के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है, और इसके बाद सोनार जैसे घर का दरवाजा खटखटाने लगता है तो फिर जो उर्वशी की पड़ोसन गायत्री देवी होती है वो इस सुभाष सोनार को देख लेती है। गायत्री देवी जैसे सुभाष सोनार को इसके घर पर देखती है तो गायत्री को बड़ा गुस्सा आने लग जाता है। दूसरी तरफ उर्वशी देवी अपने घर का दरवाजा खोलती है और सुभाष सोनार को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है, और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। और इसके बाद जो सुभाष सोनार होता है इस महिला उर्वशी को 10,000 रुपये दे देता है, और ये सारा काम खत्म करने के बाद सुभाष सोनार इसके घर से बाहर निकलकर चला जाता है। लेकिन गायत्री देवी ने आज सुभाष सोनार को इसके घर पर देख लिया था। गायत्री देवी सोचने लगती है कि उर्वशी ने तो मेरा ही पत्ता साफ कर दिया है। अब गायत्री देवी सोचने लगती है कि ये बात इसके पति को बतानी पड़ेगी, तभी इस बात का फैसला होगा, तभी इस बात का हल निकल सकता है। इस तरह से एक तारीख आ जाती है 10 नवंबर 2025 का दिन। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। अब उर्वशी का पति मनोज कुमार ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर अपने घर की तरफ आता है। गायत्री देवी उसको देखकर उसी के पास चली जाती है, और गायत्री देवी बीच रास्ते में ही इस ट्रक ड्राइवर मनोज कुमार को कहने लगती है कि तुम्हारी पत्नी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। तुम्हारी पीठ के पीछे सुभाष सोनार तुम्हारे घर पर आता है, वह तुम्हारी पत्नी से मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पत्नी जो है उस सुभाष सोनार के साथ वक्त गुजारती है। अब जैसे ही मनोज गायत्री देवी की इन सारी बातों को सुनता है तो उसको बेहद गुस्सा आने लग जाता है। मनोज कुमार सोचने लगता है कि शायद उसकी पत्नी ने गलत रास्ता चुन लिया है। मनोज कुमार गायत्री देवी की सारी कहानी को सुनकर सीधा ही अपने घर पर आता है,
और घर पर आने के बाद अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि हमारे घर पर सुभाष सोनार क्या करने आता है। लेकिन उर्वशी देवी अपने पति मनोज कुमार को कहने लगती है कि तुम्हारे जरूर किसी ने कान भरे हैं, मेरे घर पर कोई भी नहीं आता जाता है। और इस तरह से उर्वशी देवी अपने पति मनोज कुमार की आंखों पर काली पट्टी बांध देती है। मनोज कुमार अपनी पत्नी पर यकीन कर लेता है और इसके बाद मनोज कुमार अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है और आज पति पत्नी मिलकर अपना वक्त गुजार लेते हैं। और आज भी इन्होंने कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं किया था। दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर इसी दौरान जो इसका पति मनोज कुमार होता है अपनी पत्नी पर भी नजर रखना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं मनोज कुमार इस बात को सोचने लग जाता है कि उसको अपनी पत्नी पर नजर रखने की जरूरत है। और इस तरीके से तारीख आ जाती है 28 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। मनोज कुमार अपनी पत्नी उर्वशी देवी को कहता है कि उर्वशी, अब तो मैं 15-20 दिन बाद ही घर पर लौटूंगा। उर्वशी जैसी अपने पति की सारी बातों को सुनती है तो उर्वशी बेहद खुश हो जाती है। उर्वशी सोचने लगती है कि उसकी गैर हाजिरी में मेरा अच्छा समय गुजर जाएगा। ये 2-4 बातें कहने के बाद इसका पति मनोज कुमार अपने घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद उर्वशी देवी अब अपने प्रेमी मनीराम के पास फोन कॉल करती है। मनीराम ट्रक ड्राइवर को कहती है कि मुझे 5,000 रुपयों की सख्त जरूरत है और आज मुझे 5,000 रुपये दे देना। मनीराम ट्रक ड्राइवर इसको कहने लगता है कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ वक्त भी बिता लूंगा और तुम्हें 5,000 रुपये भी दे दूंगा। उर्वशी देवी भी मान जाती है। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर मनीराम भी बेहद खुश हो जाता है। रात के करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। मनीराम ट्रक ड्राइवर पैसे लेकर इसके घर पर आता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, लेकिन आज इसकी पड़ोसन गायत्री देवी मनीराम को भी इसके घर पर देख लेती है और गायत्री अब सोचने लगती है कि ये महिला तो न जाने कितने कितने लोगों को अपने घर पर बुलाती है। दूसरी तरफ उर्वशी देवी अपने घर का दरवाजा खोलती है, मनीराम ट्रक ड्राइवर को लेकर अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है और फिर इन दोनों के बीच गलत काम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों ये इस गलत काम को कर रहे होते हैं उसी समय सुभाष सोनार का भी फोन कॉल आता है। उर्वशी देवी को बोला जाता है कि मैं तुम्हारे घर पर आना चाहता हूँ। उर्वशी मना करती है लेकिन सुभाष सोनार जिद पर अड़ जाता है। सुभाष कहने लगता है कि आज मेरी पत्नी घर पर नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ अपना वक्त गुजारना है। बस इस तरह से फोन कॉल काट दिया जाता है। उसी समय सुभाष सोनार अपने घर से बाहर निकलता है। रात के 10:15 बजे के आसपास वह उर्वशी देवी के घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देने लग जाता है। थक हार कर उर्वशी देवी घर का दरवाजा खोल देती है और फिर जैसे सुभाष सोनार घर के अंदर आकर देखता है तो नजारा ही कुछ और होता है। सुभाष सोनार कहने लगता है कि ये लड़का कौन है। तब ये महिला सारी बातें सुभाष सोनार को बता देती है, लेकिन सुभाष सोनार को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। और इस तरह से उर्वशी देवी घर का मुख्य दरवाजा बंद करके इन दोनों लड़कों के साथ यानी सुभाष सोनार और अपने प्रेमी मनीराम के साथ अपना वक्त गुजारना शुरू कर देती है। लेकिन उर्वशी नहीं जानती थी कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद घर के दरवाजे पर दस्तक होने लग जाती है। उर्वशी देवी जैसे घर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज को सुनती है तो उर्वशी अपने प्रेमी मनीराम और सुभाष सोनार को कहने लगती है कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पति आ चुका हो। अब उर्वशी देवी अपने इन दोनों प्रेमियों को कहने लगती है कि तुम मेरे घर से जल्दी से बाहर निकल जाओ। इसके बाद मनीराम और सुभाष सोनार दोनों घर की दीवार को फांद कर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और जब उर्वशी देवी घर का दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि उसके सामने उसका पति मनोज कुमार खड़ा होता है। मनोज कहने लगता है कि आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे कई दिनों से बुखार भी आता है और मुझे चक्कर भी आते हैं। मनोज कुमार अपनी पत्नी को कहने लगता है कि मुझे किसी हॉस्पिटल में लेकर चलो। और इस तरह से रात के करीब 11:30 बजे के आसपास उर्वशी देवी अपने पति मनोज कुमार को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में चली जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर इस मनोज कुमार का मेडिकल चेकअप करता है और फिर मनोज कुमार को कुछ दवाइयां देता है और कहता है कि 2 दिन बाद तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी और फिर मैं तुम्हें क्लियर बता सकता हूँ। इस तरह से मनोज कुमार कुछ दवाइयां लेकर अपने घर पर आ जाता है। 1-2 दिन का वक्त गुजरने के बाद मनोज कुमार और उसकी पत्नी जो उर्वशी होती है ये दोनों फिर से हॉस्पिटल में जाते हैं और फिर से डॉक्टर से मिलते हैं। और डॉक्टर जब इसकी रिपोर्ट को देखता है तो मनोज कुमार को कहने लगता है कि तुम्हें जानलेवा बीमारी एड्स हो चुकी है। जैसे ही एड्स नाम की लाइलाज बीमारी के बारे में मनोज कुमार सुनता है तो थर थर कांपने लग जाता है। इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मनोज कुमार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर उसको ये लाइलाज बीमारी कहाँ से लग गई है। और इसके बाद मनोज कुमार अपनी पत्नी उर्वशी को भी कहने लगता है कि तुम भी अपना चेकअप करवा लो। और जैसे ही उर्वशी का चेकअप करवाया जाता है तो उर्वशी की रिपोर्ट में भी एड्स नाम की जानलेवा बीमारी सामने आ जाती है और इस तरह से इन पति पत्नी को एड्स हो चुका होता है। लेकिन डॉक्टर अब मनोज कुमार को एकांत में ले जाता है। मनोज कुमार को डॉक्टर कहने लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी किसी के साथ वक्त गुजारती हो। लेकिन मनोज कुमार कहने लगता है कि हाँ, ये भी हो सकता है। मनोज कुमार कहता है कि मैं भी काफी औरतों के साथ वक्त गुजारा करता था,
लेकिन कहीं न कहीं मनोज कुमार के मन में ये बात घर कर जाती है कि शायद उसकी पत्नी की वजह से उसको एड्स हो चुका है। दूसरी तरफ मनोज कुमार की पत्नी उर्वशी देवी भी सोचने लग जाती है कि उसके पति की वजह से उसको एड्स हो चुका है। आखिरकार डॉक्टर इन दोनों को सांत्वना देता है, कुछ दवाइयाँ देकर इनको इनके घर पर भेज देता है। अब रात के समय ये दोनों पति-पत्नी अपने कमरे के अंदर लेट जाते हैं। दोनों को नींद नहीं आ रही होती है। लेकिन जैसे ही रात के करीब 1 डेढ़ बजे के आसपास का वक़्त होता है, तो मनोज कुमार देखता है कि उसकी पत्नी को गहरी नींद आ चुकी होती है। मनोज कुमार के मन के अंदर काफ़ी गुस्सा भरा होता है। वह सोचने लग जाता है कि उसकी पत्नी ने ही उसको ये जानलेवा बीमारी लगाई है। मनोज कुमार तुरंत रसोई में जाता है, चाकू उठाता है, चाकू उठाने के बाद उसी समय अपनी पत्नी के कमरे में जाकर चाकू के साथ उसका गला रेत देता है। गला काटने के बाद जो मनोज कुमार होता है, रात के समय में ही पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है और अपने आप को वहाँ पर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। पुलिस वालों को बताया जाता है कि मेरे घर के अंदर मेरी पत्नी की लाश पड़ी हुई है। पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तो फिर जो मनोज कुमार होता है वह पुलिस के सामने कहने लगता है कि मेरी पत्नी की वजह से मुझे एड्स हो गया है। मेरी पत्नी ने ही मुझे एड्स की बीमारी दी है। और इसके बाद पुलिस इसके घर पर जाती है, इसकी पत्नी का शव बरामद करती है और फिर इस मनोज कुमार के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर ली जाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान क्या मनोज कुमार ने अपनी पत्नी को खत्म करके अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार कर सही काम किया था या गलत किया था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।